गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरवेश्वर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, कल हमने केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर में रेट लॉ देखा था। रेट लॉ की हमें जरूरत क्यों पड़ी और लॉ ऑफ मास एक्शन को हमने रिजेक्ट क्यों किया, इसके आपको जवाब मिल गए होंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से भी रेट निकाल सकते थे, लेकिन उसने दो गलतियां थी। एक तो समझता था रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी रिएक्टेंट, ये उसकी गलत बात थी। और दूसरी, वो हरदम ये समझता था कि हर रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, हर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर कितनी होंगी, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इतनी। लेकिन ऐसा नहीं साबित हुआ। हमने देखा कि हर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की टर्म जो है उसकी पावर अलग भी हो सकती है, मतलब इट में और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसलिए पावर भी कभी कभार हमें अलग दिखाई देती है। इसलिए इन दो कारणों की वजह से लॉ ऑफ मास एक्शन का इस्तेमाल करके हमें सही रेट मिलेगा, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते थे। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने फिर एक एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव किया था, जो हमें हमेशा एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन देता था। और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने नाम दिया था रेट लॉ। क्या नाम दिया था उसे? हमने रेट लॉ ऐसे नाम दिया था। और उसे डिफाइन भी इसी तरह से किया था, an experimentally determined mathematical equation which gives us actual rate of reaction in terms of concentration of those reactant whose concentration affects the rate of reaction। तो इस तरह से हमने रेट लॉ लिखा था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। समझो हमारे पास एक रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B प्लस C मोल्स ऑफ C गिव्स अ प्रोडक्ट। अब रेट लॉ में कभी भी प्रोडक्ट्स नहीं आते। प्रोडक्ट्स के टर्म में हम रेट को कभी डिफाइन नहीं करते, हम मतलब रेट लॉ कभी डिफाइन नहीं करता। तो रेट लॉ हमेशा रेट को डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली। इसलिए हम प्रोडक्ट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। प्रोडक्ट कौन है, क्या तैयार हो रहे, कैसे तैयार हो रहे, इसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। कंपोजिशन को स्टडी करना नहीं है। वी आर हियर टू स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन ओनली। तो हमने एक्सपेरिमेंट कर करके ये पता लगाया कि रेट इस रिएक्शन का किस किस पर डिपेंडेंट है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चला कि रेट डिपेंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पे रेट डिपेंडेंट नहीं पाया गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हमने बदला, मतलब कम ज्यादा किया, लेकिन रेट कभी बदला नहीं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बदलने से रेट नहीं बदलता, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पे रेट क्या है, इंडिपेंडेंट है। फिर हमने रेट लॉ लिखा, आर is directly proportional to concentration of A to the power P and rate is directly proportional to the concentration of B to the power Q। अब P and Q की वैल्यू कभी A और B के बराबर भी रह सकती है, तो कभी अलग भी रह सकती है। हर बार वो A and B के इतनी होगी ऐसा नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे जानबूझ के अलग लेटर्स लिए है। A and B के जगह पे मैंने P and Q लिखा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो where P may or may not be equal to A, where Q may or may not be equal to B। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो R is directly proportional to the A to the power P into B to the power Q। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू का साइन रखना पड़ेगा यहाँ पे, और इक्वल टू का साइन रख के यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रखना पड़ेगा, जो हम K से डिनोट करते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगा भाई? A to the power P into B to the power Q। तो इसे कहते हैं हम रेट लॉ। अब ये हमेशा हमें क्या करेगा, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन देगा। देखो सारे रिएक्टेंट रेट लॉ में आएंगे ही ऐसा नहीं है, सारे भी आ सकते हैं या उससे कम भी आ सकते हैं। पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म कभी कभार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इतनी भी रह सकती है या फिर वो अलग भी रह सकती है। इसलिए हमने जानबूझ के यहाँ पे P एंड Q लिखा A एंड B के जगह पे। तो नोट्स में A एंड B है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ने तो यहाँ पे P एंड Q लिखा, नोट्स में यहाँ पे A एंड B दिया हुआ है। तो आप A एंड B के जगह पे नोट्स में क्या कर सकते हो, P एंड Q कर सकते हो, बराबर है। तो P may or may not be equal to A, Q may or may not be equal to B। तो इस तरह से हमें रेट लॉ मिल गया। इसे हम कहते हैं रेट लॉ, बराबर है। अब रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, मैथमेटिकल इक्वेशन है वो, और वो हमेशा एक्चुअल रेट देता है। ठीक है, तो इतना पापड़ हम बेलेंगे क्यों? हमें क्या जरूरत है रेट लॉ निकालने की? रेट की जानकारी अगर हमें हो गई तो हमें क्या पता चलेगा? तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेट लॉ, हमें वो देखना है। तो एप्लीकेशंस ऑफ रेट लॉ क्या होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेट लॉ, अगर मुझे किसी रिएक्शन का रेट लॉ मालूम है, अगर मुझे किसी रिएक्शन का रेट लॉ मालूम है तो उस रेट लॉ में मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की वैल्यू रख दूंगा।
उसकी पावर की वैल्यू रख दूंगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन रख दूंगा, उसके पावर की वैल्यू रख दूंगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू डाल दूंगा, तब मुझे रिएक्शन का क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। तो अगर मुझे रेट और लॉ मालूम है किसी रिएक्शन के लिए तो मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नोट डाउन करूंगा, उनकी पावर्स मुझे मालूम है, रेट यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसे हम रेट कांस्टेंट नाम से जानते हैं उसकी वैल्यू मालूम है, तो गिवन इंस्टेंस पे मैं क्या कर सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ। तो इफ वी नो द रेट लॉ फॉर गिवन केमिकल रिएक्शन देन वी कैन कैलकुलेट rate of reaction at that given instant just by knowing the value of K, that is rate constant, and the value of concentration of reactant जो रेट लॉ में इन्वॉल्व है उनके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन है बच्चों किसका, रेट लॉ का। तो रेट लॉ ऑफ एनी रिएक्शन एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन हम बता सकते हैं कौन सा, concentration of reactants or product at any instance during the progress of reaction can be estimated। अगर मुझे रेट मालूम है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है और किसी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, तो जो बचा हुआ रिएक्टेंट है उस बचे हुए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी मैं क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे ढेर सारे वेरिएबल्स हैं, सारे वेरिएबल की वैल्यू मालूम है सिवाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के। आर मालूम है, के मालूम है, पी मालूम है, बी मालूम है, क्यू मालूम है, तो आप क्या निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकाल सकते हो। तो by using a rate law we can calculate concentration of any one of the reactant by knowing all the remaining variables at given instance। अब reactant का concentration कितना है, पहले कितना था अब कितना है, ये पता चल गया तो कितना प्रोडक्ट तैयार हुआ होगा ये भी हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। मतलब बाय नोइंग द रेट लॉ वी कैन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इन अ गिवन टाइम इंटरवल और वी कैन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ गिवन टाइम ड्यूरेशन। तो ये एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, अगर हमें रेट लॉ मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं फॉर गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच इन्वॉल्व इन रेट लॉ। तो बाकी सारे वैल्यूज मालूम है तो हम रेट निकाल सकते हैं। रेट लॉ मालूम है, रेट मालूम है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल अदर रिएक्टेंट मालूम है, तो किसी भी एक रिएक्टेंट का मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पता चल गया, बचा हुआ रिएक्टेंट पता चल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, कितना प्रोडक्ट तैयार हुआ होगा इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए रेट लॉ से हम एस्टिमेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड या फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो ये दूसरा उसका एप्लीकेशन है। तीसरा एप्लीकेशन क्या होगा बच्चों, रेट लॉ का, वो भी देख लेते हैं। तीसरा एप्लीकेशन रेट लॉ का ये है, द मैकेनिज्म ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड एंड स्टडीड। तो रेट लॉ से हमें मैकेनिज्म के बारे में आइडिया आती है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा, फ्री रेडिकल कैटालाइज है कि कटायन कैटालाइज है, अनायन कैटालाइज है, इसमें इंटरमीडिएट कौन होंगे, ये सब कुछ हमें थोड़ी बहुत आइडिया उसकी आती है। तो रेट लॉ गिव्स अस आइडिया अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये तीसरा इसका एप्लीकेशन होगा, इट गिव्स सम आइडिया अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म की आइडिया कैसे आती है वो बाद में देखेंगे, जब ऑर्डर नाम का कंसेप्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी नाम का कंसेप्ट हो जाएगा तब। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेट लॉ हमने देख लिए। वी कैन कैलकुलेट रेट बाय नोइंग द रेट लॉ, वी कैन कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय नोइंग द रेट लॉ, एंड वी कैन स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हम रिएक्शन का मैकेनिज्म भी स्टडी कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। कल देखो हमने एग्जाम्पल लिए थे 3 जो हमारे नोट्स में ऑलरेडी है, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ट्वाइस NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। तो ये रिएक्शन मैंने गलती से अनबैलेंस फॉर्मेट में लिख दी थी, एक्चुअली रिएक्शन क्या चाहिए थी ऐसी, NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस क्या है CO2। तो इस तरह से रिएक्शन है, अब बैलेंस है, NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। अब इसका रेट लॉ जब मैंने स्टडी किया तो मैंने देखा इसका रेट लॉ कैसे आता है, R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर क्या है 2। मतलब हमने देखा कि रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है। मतलब जब जब मैं NO2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल करूंगा तो रेट कितने गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। अगर मैं ट्रिपल करूंगा तो कितने गुना बढ़ेगा, 9 गुना। अगर मैं 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट कितने गुना बढ़ेगा, 16 टाइम्स बढ़ेगा।
5 गुना मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट कितने गुना बढ़ेगा? 25 गुना, क्योंकि रेट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। तो ये आपको रिएक्शन क्या करनी है, थोड़ी सी चेंज करनी है। कल गड़बड़ में मैंने ट्वाइस NO2 प्लस CO गिव्स ट्वाइस NO प्लस CO2 ऐसा लिखा था, बैलेंसिंग में गड़बड़ हो गई थी, वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, या आज मैंने वो क्लियर कर दिया, बराबर है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हम क्लियर कर सकते हैं। तो कल गलती से मेरे वजह से यहाँ पे 2 लिखा गया था, जो नहीं चाहिए था। समझ में आए? तो रेट लॉ के एप्लीकेशन भी हो गए। अब हम आगे जाएंगे, व्हाट इज मीन बाय रेट कांस्टेंट के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के को हमने एक सुंदर सा नाम दिया है, कौन सा? रेट कांस्टेंट। अब व्हाट इज मीन बाय रेट कांस्टेंट, उसको भी देख लेते हैं और उसके भी फायदे क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए भाई, रेट कांस्टेंट कहा जाता है और उसे हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? के से। अब हमने रेट लॉ लिखा था R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q। कोई भी एक रिएक्शन होगी इमेजिनरी, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B प्लस C मोल्स ऑफ C गिव्स प्रोडक्ट। तो हमने रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली तैयार किया, देखा कि रेट सिर्फ A और B के कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंडेंट है, और देखा कि A की पावर P है एंड B की पावर क्या है? Q है। तो इस तरह से हमने रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसे क्या बोला जाता है? इसे वेलोसिटी कांस्टेंट बोला जाता है, इसे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, या फिर इसे बोला जाता है रेट कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसे? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसे क्या बोला जाता है भाई? स्पेसिफिक रेट भी बोला जाता है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो K is a constant of proportionality. It is called as a rate constant or velocity constant or specific rate, और इसे velocity constant की जगह पे speed constant भी बोला जाता है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? rate constant, specific rate of reaction, या फिर क्या यूज़ करते हैं? rate constant यूज़ करते हैं। अब K को डिफाइन करना है, तो K को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो समझो, if concentration of all reactant is the same and is equal to unity। जितने भी रिएक्टेंट रेट लॉ में इन्वॉल्व हुए हैं, अब यहां तो मैंने 2 दिखाए, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, कितने भी हो सकते हैं। तो जितने भी रिएक्टेंट रेट लॉ में इन्वॉल्व हुए हैं, अगर मैं उन सब का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेता हूं, तो क्या होगा? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन रेट लॉ इज 1 मोलर, देन व्हाट हैपेंस? R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 1 मोलर है टू द पावर P इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है? 1 मोलर है टू द पावर क्या आएगा? Q आएगा। 1 टू द पावर P 1 आता है, 1 टू द पावर Q वो भी 1 आता है, 1 का क्यूब भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का 4th पावर भी 1 ही आता है। तो ये क्या आएगा? R इज इक्वल टू K। मतलब K रेट कांस्टेंट दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन कब का? जब हर एक रिएक्टेंट का जो रेट लॉ में इन्वॉल्व हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिए? यूनिट चाहिए, यूनिटी चाहिए, 1 मोलर चाहिए। तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन रेट लॉ इज 1 मोलर, हैज यूनिट वैल्यू। When concentration of each and every reactant involved in rate law has unit value or involved in rate law has 1 molar concentration। तो जब ईच एंड एवरी रिएक्टेंट का जो रेट लॉ में इन्वॉल्व हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, तब जो भी रेट रहेगा उसी रेट को हम क्या कहेंगे? K कहेंगे, रेट कांस्टेंट कहेंगे। तो इस तरह से सिंपल ढंग से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? K की डिफिनेशन कर सकते हैं। एक बार वापस रिपीट करता हूं मैं आपके लिए। व्हाट इज मीन बाय रेट कांस्टेंट? Rate constant or specific rate of reaction is defined as the rate of reaction when concentration of each and every reactant involved in rate law has a unit value। When concentration of each and every reactant involved in rate law is 1 molar, तब जो रेट आता है वही क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। अब रेट कांस्टेंट का फायदा क्या है हमें? रेट कांस्टेंट की वैल्यू कब ज्यादा रहेगी, कब कम रहेगी? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट? तो हम रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है वो बाद में देख लेंगे, ऑर्डर का कंसेप्ट देखने के बाद। पहले देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट क्या क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, रिएक्टेंट अगर अनस्टेबल है
किसी भी कारण से, तो कैसे रिएक्ट होंगे? फास्टली। और जब रिएक्टर ज़्यादा होगा, रिएक्शन फास्ट होगी, तो जाहिर है कि के की वैल्यू भी ज़्यादा ही होगी। बराबर है। दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन फिर एक रिएक्शन फास्ट है और एक रिएक्शन क्या है? स्लो है। भाई दो रिएक्शन थे, दोनों में अलग अलग रिएक्टेंट थे, दोनों में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन सेम थे, लेकिन एक का रेट कम था और एक का रेट ज़्यादा था। ऐसा क्यों? जरूर उनका के डिफरेंट होगा। जिसका रेट ज़्यादा होगा तो जरूर उसका के भी ज़्यादा हुआ होगा, और जिसका रेट कम है तो जरूर उसका के भी क्या होगा? कम होगा। मतलब जो रिएक्टेंट अनस्टेबल है वो रिएक्ट फास्टली होंगे, तो उनके लिए के की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। एंड जो रिएक्टेंट स्टेबल है वो स्लोली रिएक्ट होंगे, रिएक्शन स्लो रहेगी, रिएक्शन स्लो रहेगी तो जाहिर है के की वैल्यू भी क्या रहेगी? कम रहेगी। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग के में पहला फैक्टर क्या आएगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या आएगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। स्टेबल द रिएक्टेंट, लेस इज द वैल्यू ऑफ के, एंड अनस्टेबल रिएक्टेंट, मोर इज द वैल्यू ऑफ के। मतलब रेट कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया बच्चों? रिएक्टेंट जितना ज्यादा स्टेबल उतना क्या होगा? के का वैल्यू कम होगा। रिएक्टेंट जितना कम स्टेबल उतना क्या होगा? के ज्यादा होगा। या फिर के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टिव रिएक्टेंट के लिए के ज्यादा होगा एंड लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट के लिए के कम होगा। तो इस तरह से हमने बताया पहला फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर के की वैल्यू डिपेंडेंट है। स्टेबल रिएक्टेंट के लिए के की वैल्यू कम होगी एंड अनस्टेबल रिएक्टेंट के लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ में? अनस्टेबल रिएक्टेंट रिएक्ट्स फास्टली, दैट्स व्हाई के इज मोर, एंड स्टेबल रिएक्टेंट रिएक्ट्स स्लोली, रिएक्शन विल बी स्लो एंड दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ के विल बी लेस। समझ में? तो इसलिए पहला फैक्टर है रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाला, कौन सा है वो? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हम देखते हैं कि किसी किसी रिएक्शन को हिट करने के बाद वो फास्टली होती है, किसी किसी रिएक्शन को हिट करने के बाद वो स्लो भी होती है। रिएक्टेंट वही है, कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही है, सिर्फ हम हिट कम ज्यादा कर रहे हैं। हिट कम ज्यादा करने के बाद भी रेट कम ज्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर पे क्या है? रेट डिपेंडेंट है। अब रेट डिपेंडेंट कैसे होगा? देखो हमने सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया था, रिएक्टेंट भी सेम थे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, उनके पावर्स की वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेट बढ़ता है तो फिर क्या हुआ होगा? ये तो कांस्टेंट थे भाई, टेम्परेचर बदलने से ये बदलता नहीं है, फिर भी रेट बदला, मतलब टेम्परेचर बदलने से जरूर के की वैल्यू बदल गई होगी, और के की वैल्यू बदली तो रेट भी बदल गया होगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से ये तो नहीं बदलते, टेम्परेचर बदलने से ये नहीं बदले फिर भी रेट बदला, मतलब टेम्परेचर बदलने से जरूर के बदलता होगा। इसलिए सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज कैरिड आउट। अब टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिपेंडेंट होगी, डायरेक्टली कि इनवर्सली, ये हम तब तक नहीं बता सकते जब तक नेचर ऑफ रिएक्शन हमें मालूम ना हो। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है ये पता लगना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर मैं हीट करूंगा तो स्लो डाउन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर मैं हीट करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं उसका, तो स्लो डाउन होती है, तो उसका के भी क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए ली चैटलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इंक्रीज इन टेम्परेचर के क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा बच्चों? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर के की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये के का वैल्यू कैसे चेंज होगा, इसके लिए आपको ये दो पॉइंट्स ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर नहीं की जाती, वो स्लो हो जाती है, उल्टा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, मतलब उसका रेट कम होता है। रेट कम होता है तो जरूर उसका के भी कम होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन को जितना हम ज्यादा हीट करेंगे उतना उतना वो फास्ट होती है, फास्ट होती है मतलब उसका क्या होता है? के बढ़ता है। तो इसलिए ये आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, के डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। For exothermic reaction with increase in temperature K decreases, and for endothermic reaction with increase in temperature K increases. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ये स्पेशल टॉपिक है, हमें वो देखना पड़ेगा आर्हेनियस इक्वेशन के बाद। तीसरा जो फैक्टर है रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाला वो कौन सा है? तो पहले दो फैक्टर समझ में आ गए बच्चों। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एट विच रिएक्शन इज कैरिड आउट। जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या है बच्चों? एंडोथर्मिक है। 100 में से 55-60 रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, तो 45-40 क्या होती है? एक्सोथर्मिक।
तो इन जनरल स्टेटमेंट पूछा जाएगा जब आपको सवाल ऐसा आएगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड ब्लैंक स्पेस, तो वहां पे इंक्रीजेस लिखोगे, डिक्रीजेस लिखोगे या और क्या लिखोगे? तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। तो इन जनरल स्टेटमेंट हम बनाएंगे वेन एवर टेम्परेचर राइजेस रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब नेचर ऑफ रिएक्शन नहीं बताया जाएगा आपको, जब आपको पूछा जाएगा कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ब्लैंक स्पेस, तो वहां पे आपको डेफिनेटली आंसर क्या लिखना पड़ेगा? इंक्रीजेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बराबर है। तो एक पॉइंट याद रखने जैसा है। नेक्स्ट है बच्चों, अब तीसरा फैक्टर जो है रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाला, वो कौन सा है? बराबर है, वो भी देख लेते हैं। वैसे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहती। देखो R इज इक्वल टू क्या है? K इंटू ए टू द पावर n। कोई तो भी रिएक्शन थी, एक गिव्स प्रोडक्ट, तो मैंने उसका रेट लॉ ढूंढ निकाला एक्सपेरिमेंट करके, तो क्या मिला? R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K रे? R डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n। तो चलो सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए हम एग्जांपल ही ले लेते हैं, n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, मतलब रेट इज इक्वल टू K इंटू ए स्क्वायर। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन दुगना करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन दुगना करूंगा, ए के जगह पे ट्वाइस ए लिखूंगा, तो रेट पे क्या असर होगा? क्योंकि जब जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रेट बढ़ेगा, जब जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो रेट भी कम होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ए के जगह पे अगर दुगना कर दिया मैंने, तो व्हाट हैपन्स टू द रेट? तो जरूर है ये R2 रहेगा, K इंटू 2a टू द पावर 2। इस R2 को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2 का पावर 2 है, तो क्या होगा? 4 K इंटू ए टू द पावर 2। लेकिन K इंटू ए टू द पावर 2 ये है क्या बच्चों? R1 की वैल्यू है, मतलब रेट कितना हो गया? रे 4 गुना बढ़ गया, बराबर है। अब देखो यहां पे जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दुगना करता हूं तो रेट कितना होता है? रे 4 गुना बढ़ता है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा 4R अपॉन 4 इंटू ए टू द पावर 2, 4 कैंसल। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बदलने के बाद भी K की वैल्यू कितनी पाई गई? पहले की इतनी ही पाई गई। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बदलने के बाद K नहीं बदलता, बराबर है। तो वैसे देखे जाए तो जब जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बदलोगे तो K की वैल्यू नहीं बदलेगी, K की वैल्यू नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप किसी एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में लेते हो तो फिर वहां पे क्या होगा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी। समझो, ये समझ में आया बच्चों आपको? कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने दुगना किया यहाँ पे तो रेट 4 गुना हो गया, तो यहाँ पे 4R अपॉन 2a स्क्वायर आएगा। 2 को बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा? 4a स्क्वायर आएगा। 4 कैंसल। अभी भी रेशो K का कितना है? पहले के इतना ही है। मतलब K की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जब हम किसी एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में लेते हैं तो वहां पे क्या होता है? तो समझो यहां पे ये रेट लॉ है, R इज इक्वल टू K इंटू ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 2। ये हमारा रेट लॉ है। तो K इज इक्वल टू क्या आएगा? रे R अपॉन ए टू द पावर 1 इंटू बी टू द पावर 2। ये रेट लॉ है, बराबर है। अब इस केस में कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी बदलूंगा तो ये रेशो कांस्टेंट ही आएगा, अभी हमने देखा है। तो K की वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। लेकिन समझो अगर मैंने B को लार्ज एक्सेस में लिया, B की जरूरत थी 0.1 मोल, लेकिन मैंने 1000 मोल लिए, तो 1000 मोल में से 0.1 मोल B रिएक्ट हुआ क्या और नहीं हुआ क्या, कुछ फर्क नहीं करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्रैक्टिकली क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर मैंने B को यहां पे लार्ज एक्सेस में लिया तो B का कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली क्या रहेगा? कांस्टेंट। 0.1 मोल B की जरूरत थी, हमने 1000 मोल B लिया। 1000 मोल B में से सिर्फ 0.1 मोल B रिएक्ट हो जाएगा, तो बचा कितना? 999.9। मतलब अभी भी लगभग कॉन्सेंट्रेशन क्या उतना ही है। तो व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस देन इट्स कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट क्या बन जाएगा? रे न्यू कांस्टेंट बन जाएगा। मतलब रेट लॉ ही बदल जाएगा। रेट लॉ बदल गया तो यहां पे पावर्स बदल गई, पावर्स बदल गई तो K का यूनिट भी क्या होगा बच्चों? बदल जाएगा। पहले क्या था यूनिट? R अपॉन ए टू द पावर 1 इंटू बी टू द पावर 2। मोल
का क्यूब आएगा, मोल पर रेडियम क्यूब टू द पावर 1 इंटू मोल पर रेडियम क्यूब टू द पावर 2। तो इन दोनों की सम करूंगा तो मैं क्या आएगा, मोल पर रेडियम क्यूब टू द पावर 3। लेकिन जब मैं बी को लार्ज एक्सेस में लेता हूं तो रेट लॉ क्या आएगा रे, यहां पे मोल पर रेडियम क्यूब ही आएगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, पर मोल डीएम क्यूब होगा। मतलब यहां पे जब मैं किसी एक आधे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को लार्ज एक्सेस में लेता हूं तो के का यूनिट बदलता है। अब यूनिट बदले या मैग्नीट्यूड बदले, वैल्यू तो बदल गई ना भाई, इसलिए के का यूनिट बदला मतलब उसकी क्या हो गई, वैल्यू बदल गई है। तो व्हेनेवर concentration of any one of the reactant is taken in large excess, then reaction becomes pseudo order, then order of reaction changes and that's why unit of K changes, और unit of K change हुआ मतलब K की वैल्यू बदल गई। अब pseudo order reaction क्या है आगे हम देखेंगे, तो समझ में आए। तो वैसे देखे जाए तो concentration of reactant पर rate of reaction डिपेंड नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जब हम किसी एक आधे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को लार्ज एक्सेस में लेते हैं तो उसके रेट कांस्टेंट का यूनिट बदल जाता है, मतलब रेट कांस्टेंट बदलता है। तो ये फैक्टर्स थे रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले। पहला फैक्टर था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा फैक्टर था टेम्परेचर एंड तीसरा फैक्टर था कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने क्या कहा, कॉन्सेंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू जनरली डिपेंड नहीं रहती, लेकिन जब हम एक आधा रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में लेते हैं तो रेट लॉ ही बदल जाता है, तो के का यूनिट बदल जाएगा और के का यूनिट बदल गया मतलब के ही बदल जाता है। तो इसलिए इन सच केसेस वेयर वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस के डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा हम बोल पाएंगे। तो यहाँ तक समझ में। तो इसके आगे का पार्ट जो है बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।